ओके, तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो सबसे पहला सवाल आपसे किया जा सकता है कि रिप्रोडक्शन क्या है या डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो उसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से किसी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्म हो जाना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सेम स्पीशीज क्यों कहा हमने? क्योंकि सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। डिफरेंट स्पीशीज है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात आती है रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्या नीड, क्या सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्शन का, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? कोई भी स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है, उसने नए ऑर्गेनिज्म नहीं बनाए और सपोज करिए उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे में जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर सारी स्पीशीज ने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो लाइफ एज वी नो ऑन अर्थ विल सीज टू एग्जिस्ट। तो रिप्रोडक्शन स्पीशीज को कंटिन्यू रखने का काम करता है, या हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ and reproduction is essential for the survival of a species on this earth। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम इसे डिफाइन करेंगे और फिर हम इनके बीच डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी एक ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स या गैमीट्स। और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दो पेरेंट्स से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना विथ द यूज ऑफ सेक्स सेल्स या गैमीट्स। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताइए, तो उसमें हम क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं? That in asexual reproduction only one parent is needed and in sexual two parents are needed। दूसरा पॉइंट हो जाएगा in asexual reproduction gametes or sex cells are not involved while in sexual reproduction gametes are involved। और क्या डिफरेंस हो सकता है? आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि इसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमीट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, थस जाइगोट इज नॉट फॉर्म्ड। और फिर ऑब्वियसली अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपको पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो आप इसके बाद एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ओके, और गाइज अगर आप ये रिवीजन वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो हमें पढ़ने हैं उसकी। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस आपके लिए प्रोवाइड करी हैं और ये आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, तो डिफाइन भी करते जाएंगे, समझते भी जाएंगे और रिवाइज भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले आता है फिजन। अगर आपसे पूछा जाए कि फिजन क्या है या डिफाइन फिजन, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट कर जाता है या कह लीजिए डिवाइड कर जाता है, और जो पार्ट्स डिवाइड होने के बाद मिलते हैं वो नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। अब फिजन दो तरह के हो सकते हैं, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, बाई मतलब दो और फिजन मतलब स्प्लिट होना। तो बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म दो में स्प्लिट हो जाता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म से हमें कितने नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे? दो। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल होता है अमीबा और लीशमैनिया। इस डायग्राम में आप बाइनरी फिजन इन अमीबा देख सकते हैं। ये एक अमीबा दो में डिवाइड कर गया और दोनों पार्ट से नए अमीबा फॉर्म हो गए। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म से ढेर सारे नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। जैसा यहां आप देख सकते हैं, एक प्लाज्मोडियम है
और इसके अंदर ढेर सारे डिविजन्स हुए और येलो एंड ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है वो ढेर सारे नए प्लाज्मोडियम बन गए हैं। तो मल्टीपल फिजन का क्या एग्जाम्पल हुआ? प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ते हैं फटाफट और बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, विच इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में ऑर्गेनिजम्स काफी सारे फ्रैगमेंट्स या पीसेस में डिवाइड हो जाता है और हर फ्रैगमेंट से मैच्योर होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा स्पाइरोगायरा। जैसा आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक स्पाइरोगायरा है और ये बीच से डिवाइड हो गया। जो फ्रैगमेंट हमें मिले उनसे दो अलग अलग स्पाइरोगायरा फॉर्म हो जाते हैं। अब फिजन और फ्रैगमेंटेशन काफी हद तक सिमिलर होते हैं। दोनों में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है, लेकिन एक डिफरेंस इनमें है और ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन। तो देखिए, फिजन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और फ्रैगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज रीजेनरेशन। तो क्या है रीजेनरेशन? कटे हुए बॉडी पार्ट्स से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्म हो जाना। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजेनरेशन। और ये किस में देखने को मिलता है? हाइड्रा एंड प्लानेरिया। बुक में आपको ऐसा प्लानेरिया का ये डायग्राम दिया होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्लानेरिया है, इसको 3 पार्ट्स में कट किया और हर पार्ट से नया प्लानेरिया फॉर्म हो गया। ओके गाइस, और आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, दैट इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पे एक आउटग्रोथ फॉर्म हो जाती है और इस आउटग्रोथ को बोलते हैं बड। और ये बड जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ग्रो हुआ था उससे डिटैच हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? हाइड्रा। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्पोर फॉर्मेशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ये ब्रेड पे लगने वाला एक फंगस होता है और अगर हम राइजोपस के स्ट्रक्चर को देखें, ये रहा उसका और गाइज, एक प्रो टिप मैं आपको देती हूँ एग्जाम्स में बेटर स्कोर करने की। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि आप ऐसा एक छोटा सा डायग्राम बना दें और उसकी लेबलिंग भी कर दें। जैसे सपोज आपसे पूछा जाता है हाइफी के बारे में, तो अगर आप आंसर के साथ एक ऐसा डायग्राम भी बना देंगे और हाइफी लेबल कर देंगे तो इट विल हेल्प यू स्कोर बेटर। ऑलराइट, तो राइजोपस के ये जो हाइफे होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उनके थ्रू राइजोपस ब्रेड के सरफेस पे अटैच होता है। और छोटे ब्लॉब ऑन अ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स यानी बॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं स्पोरांजिया। और इन स्पोरांजिया के अंदर ढेर सारे स्पोर्स भरे होते हैं। जब ये स्पोरांजिया बर्स्ट कर जाते हैं तो ये स्पोर्स बाहर निकल आते हैं और फिर ये एयर में मिक्स हो जाते हैं और फिर जहां इन्हें अपने लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहां ये सेटल होके नया राइजोपस फॉर्म कर लेते हैं। अब बस हमारा आखिरी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचता है, विच इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ और इसको भी हम रिवाइज करके ही छोड़ेंगे। ओके, तो चलिए अगर हम डिफाइन करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को, तो इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो क्या इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज हो रहा है? नहीं, बस कोई भी प्लांट के पार्ट से एक पूरा नया प्लांट जब बन जाता है तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये दो तरह का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी जो खुद से नेचर में होता है और आर्टिफिशियल जो ह्यूमंस कराते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम।
इसमें कुछ बड्स लाइक स्ट्रक्चर ब्रायोफाइलम के लीफ की मार्जिन पे फॉर्म हो जाते हैं और जब ये बड्स डिटैच होके नीचे सॉइल पे गिरते हैं तो इनसे एक नया ब्रायोफाइलम प्लांट फॉर्म हो जाता है। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं शुगर केन, रोज, जैस्मिन। यूजुअली ये उन प्लांट्स में कराया जाता है जिनमें सीड्स नहीं फॉर्म होती या अगर फॉर्म होती भी है तो वायबल नहीं होती, यानी सक्सेसफुली नया प्लांट उनसे नहीं बन पाता। ओके, तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के 3 मेथड्स हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या होता है, इसमें प्लांट के किसी पार्ट, यूजुअली स्टेम को कट करके सॉइल में गाड़ दिया जाता है और फिर उसमें से रूट्स फॉर्म होने लगती हैं और फिर पूरा नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। लेयरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें एक प्लांट है, उसकी ब्रांच को लेके सॉइल से कवर कर दिया। अब ये जो पार्ट है इससे रूट्स फॉर्म होने लगती हैं और फिर हम इसकी स्टेम को यहाँ से कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल प्लांट फॉर्म हो जाता है। ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हम 2 अलग अलग प्लांट की स्टेम को लेते हैं और इनको ज्वाइन कर देते हैं। जिस स्टेम के पार्ट में रूट्स होती हैं और वो सॉइल से अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं स्टॉक, और जो पार्ट विदाउट रूट होता है उसको बोलते हैं सायन। तो स्टॉक और सायन को ज्वाइन कर देते हैं और ये दोनों मिलके एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो होने लगते हैं। ओके, और ग्राफ्टिंग का पर्पस या यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल क्वालिटीज। मान लीजिए कोई एप्पल प्लांट है, वो बड़े साइज के एप्पल्स प्रोड्यूस करता है लेकिन उसमें डिजीजेस जल्दी लग जाती हैं। दूसरा एप्पल प्लांट है, वो बहुत छोटे एप्पल्स प्रोड्यूस करता है पर उसमें जल्दी डिजीजेस नहीं लगती। और हमें चाहिए ऐसा एप्पल प्लांट जिसमें बड़े एप्पल लगे और उन्हें डिजीजेस भी ना हो। तो हमने दोनों प्लांट की स्टेम को लिया और उसकी ग्राफ्टिंग करा दी, तो हमें हमारी डिजायर्ड क्वालिटी का प्लांट मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टिश्यू कल्चर पे। लास्ट टॉपिक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की टिप से एक टिश्यू लिया और उस टिश्यू को लैब में एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया। ये जो आर्टिफिशियल मीडियम है ये हमारे प्लांट की टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब धीरे धीरे टिश्यू ग्रो होगा तो उसको हम बोल देते हैं कैलस। जब कैलस फॉर्म हो जाएगा तो इसे हम एक दूसरे मीडियम में रख देते हैं जिसमें हॉर्मोन्स डाल देते हैं। इन हॉर्मोन्स की वजह से कैलस और ग्रो करता है और फिर उसको बोलते हैं प्लांटलेट। अब जब प्लांटलेट फॉर्म हो जाता है तो उसको हम सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं जहां पे ये नॉर्मल प्लांट की तरह ग्रो हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट के फ्यूजन से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कितने पेरेंट्स की नीड है? 2 पेरेंट्स की। जबकि एसेक्सुअल में केवल एक पेरेंट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जा रहा था। दूसरी बात, आपको पता होगा कि जब भी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन पॉइंट्स बताएं जो इसको एसेक्सुअल से अलग बनाते हैं तो वो होंगे: 2 parents are needed to produce a new organism, sex cells or gametes take part, and fusion of gametes result in the formation of zygote. अब देखिए, बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। और एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आप उनके जैसे दिखते हैं लेकिन आप उनसे एकदम सिमिलर नहीं हैं। ऐसे ही अगर आपके भाई बहन हैं तो वो भी आपसे एकदम सिमिलर नहीं होंगे। तो देखिए, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है इसलिए यहाँ पे वेरिएशंस होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं और यही वेरिएशंस इवोल्यूशन का कारण होते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसका आंसर होगा sexual reproduction results in genetic variation which ultimately leads to evolution of new species. अब sexual reproduction हमें animals और plants दोनों में पढ़ना है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं sexual reproduction in flowering plants के बारे में। प्लांट्स में फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेक्स ऑर्गन होते हैं और ये एक फ्लावर का डायग्राम है जो आपकी बुक में दिया होगा।
ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो उसमें आपको यही डायग्राम बनाना होगा, तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। अब ऑब्वियसली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक मेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। तो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन होता है। स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गैमीट। और वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो होता है कार्पल या पिस्टल। दोनों एक ही चीज है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब इन पार्ट्स को बेटर समझने के लिए हम ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमीट। अब कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें या तो केवल स्टेमन होगा या केवल कार्पल, यानी या तो केवल मेल पार्ट होगा या केवल फीमेल। तो ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनि मतलब एक, यानी केवल एक टाइप का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन। कुछ फ्लावर्स होंगे जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होंगे, यानी कि स्टेमन एंड कार्पल बोथ। तो ऐसे फ्लावर्स को बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और इनका एग्जाम्पल होगा हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। जो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है ये हिबिस्कस का फ्लावर है और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की। तो पहला स्टेप इसमें होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे लैंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको पॉलिनेशन कहते हैं। और ये 2 तरह से हो सकता है, या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, यानी कि एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो गया, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, यानी कि 2 अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हुआ। यहाँ स्लाइड में मैं ये जो आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करती हूँ ये इसलिए ताकि अगर एग्जाम में आपसे डिफाइन करने के लिए पूछ दिया जाए तो आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज पता हो कि एग्जाम में क्या लिख के आना है। ओके, पॉलिनेशन हो गया। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। अब आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। अब ये जो आपकी बुक में दिया है ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को शो कर रहा है कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे लैंड करे और फिर क्या होता है कि ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करने लगते हैं। फिर पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, लेंथ में बड़ा होता है और फाइनली ओवरी तक पहुंच जाता है। और पॉलन ट्यूब के थ्रू ये जो मेल जर्म सेल या मेल गैमीट है ये भी ओवरी तक पहुंच जाता है और फिर वहां जाके ये फीमेल गैमीट से फ्यूज कर लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और आपको पता है कि इससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। ये कैसे होता है? देखिए जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा ये सब श्रिवल कर जाते हैं यानी सूख जाते हैं एंड दे फॉल ऑफ। बचता क्या है? ओवरी और उसके अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर जाइगोट जो कि डिवाइड करके एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है। अब जो ओवरी है वो बना लेती है फ्रूट और ओव्यूल अपने अराउंड एक हार्ड टफ कोटिंग फॉर्म कर लेता है और सीड बन जाता है। इस सीड को जब ग्राउंड में सो किया जाता है तो उससे नया प्लांट बनना जब स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का ये डायग्राम आपकी बुक में दिया होगा। इस डायग्राम में आपको एक सीड के पार्ट्स दिखाए गए हैं। पहले पार्ट की बात करते हैं विच इज कॉटलिडन। देखिए जब सीड को सॉइल में सो किया जाता है तब उसके पास रूट्स नहीं होती। अब रूट्स नहीं होती तो वो न्यूट्रिशन को सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो फिर उस सीड को प्लांटलेट में ग्रो होने के लिए न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? कॉटलिडन से। कॉटलिडन सीड का फूड स्टोर होता है और इसका फंक्शन होता है जर्मिनेटिंग सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है प्लिम्यूल। प्लिम्यूल सीड का वो पार्ट है जो ग्रो होके शूट बनाता है। शूट यानी सॉइल के ऊपर का जितना भी पोर्शन होता है, मतलब स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एक्सेट्रा, कहाँ से फॉर्म होती है? प्लिम्यूल से। उसके बाद आता है रेडिकल। ये फॉर्म करता है सॉइल के नीचे वाला पार्ट यानी कि रूट्स।
तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद। तो अगर हम प्यूबर्टी को डिफाइन करें तो इट इज द एज एट विच द सेक्स हॉर्मोन्स एंड गैमीट्स बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी। और जब हम सेक्स हार्मोन की बात करते हैं तो मेल्स में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो प्यूबर्टी में क्या होता है? ये हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये गैमीट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे गर्ल और बॉय सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं एंड दे बिगिन टू रिप्रोड्यूस। प्यूबर्टी में गर्ल्स एंड बॉयज में जो चेंजेस आते हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और ये भी आपसे हैं तो उनको मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिखा दिया है। और लास्ट तरह इस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। काफी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो देखिए, जितने भी ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं, इनमें से कुछ ऑर्गन है जिनका काम है मेल जर्म सेल यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और कुछ दूसरे ऑर्गन्स हैं जिनका काम है इन स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन की साइट तक डिलीवर करने में हेल्प करना। टेस्टिस में मेल जर्म सेल या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे वास्ट्रेट, सेमिनल वेसिकल, ये सब स्पर्म को फर्टिलाइजेशन की साइट तक यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां तक डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस इज कॉल्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। और अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि टेस्टिस मेल बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक मस्कुलर पाउच में लाई करती है, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है दैट व्हाई इज इट सो, व्हाई डज टेस्टिस लाई इन स्क्रोटम आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी? तो इसका आंसर होगा कि क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और इसलिए टेस्टिस लाई इनसाइड स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टिस की। तो इसके दो फंक्शन हैं, एक तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरॉन इज द मेल सेक्स हार्मोन, और टेस्टोस्टेरॉन का क्या काम है मेल में? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराना और स्पर्म्स के प्रोडक्शन को रेगुलेट करना। अब टेस्टिस के बाद बात कर लेते हैं वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, और फिर ये स्पर्म्स वास डिफरेंस के थ्रू ट्रैवल करके यूरिथ्रा तक पहुंच जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वास डिफरेंस डिलीवर्स स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिथ्रा। अब प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? तो इसका आंसर होगा कि ये ग्लैंड्स जो फ्लूइड सिक्रीट करती हैं वो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को इजी बनाते हैं, और इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। नेक्स्ट आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, और इसमें सबसे पहले ऑर्गन की बात करते हैं विच इज ओवरी। ओवरी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओवल शेप की होती है, और इनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल भी बोला जाता है। ओवरी के फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन होता है एग या ओवम का प्रोडक्शन करना, और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उनका सिक्रीशन करना। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जब गर्ल चाइल्ड की बर्थ होती है तो उसकी ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं, लेकिन वो इमेच्योर होते हैं। जब गर्ल प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंचती है तब ये एग्स मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, और एक एक करके ओवरी से रिलीज होते हैं, और रिलीज होके ये कहाँ जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। यानी कि फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन हुआ एग्स को ओवरी से यूट्रस तक पहुंचाना। लेकिन अगर स्पर्म विजाइना से एंटर कर जाता है तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है यानी मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होगा वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो फेलोपियन ट्यूब में हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं दैट फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं यूट्रस पे। तो देखिए, अगर स्पर्म और एग का फ्यूजन हो जाता है यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपको पता होगा कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर ये जाइगोट सेल डिवीजन करके बड़ा हो जाता है और फिर एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है। ये एम्ब्रियो यूट्रस में पहुंच के यूट्रस की वॉल पे एम्बेड हो जाता है,
यानी कि अटैच हो जाता है, जहां पे इसकी फर्दर ग्रोथ होती है, यानी कि एम्ब्रियो से फीटस और फिर फीटस से ह्यूमन बेबी। अब जब ये ग्रोथ हो रही है तो इस ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा क्या होता है? एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू एम्ब्रियो मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को लेता है और अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को मदर के ब्लड में सेंड कर देता है। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है दैट हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी? द आंसर इज प्लेसेंटा। अब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? मेंस्ट्रुएशन। तो चलिए अब हम इसके प्रोसेस फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ओवरी हर मंथ एक एग रिलीज करती है और हर मंथ यूट्रस भी ये ब्राउन कलर से जो आप देख सकते हैं एक थिक स्पंजी लाइनिंग डेवलप करता है टू प्रिपेयर इटसेल्फ इन द। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एग और ये यूट्रस की लाइनिंग ब्लड और म्यूकस के साथ बाहर आ जाती है और ये हर मंथ होता है फॉर अबाउट 2 to 8 days और इसी साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और एमसीक्यू भी इस टॉपिक से काफी बन सकते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ये फुल फॉर्म भी हो सकता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाए। तो STD यानी वो डिजीजेस जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, वो तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। और इसमें आपको केवल 3 डिजीजेस याद करनी है, गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स। एड्स का फुल फॉर्म इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें से गोनोरिया एंड सिफिलिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कॉज होती हैं और एड्स इज अ वायरल डिजीज। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की। बहुत से बच्चों को इसमें डाउट रहता है, आप में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि जिनसे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। इसमें टोटल 4 मेथड से इसको किया जा सकता है। फर्स्ट इज बैरियर मेथड। बैरियर में आता है कॉन्डम और इसका एडवांटेज होता है दैट इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ STDs। ये याद रखना है आपको। दूसरा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का केमिकल मेथड। इसमें आती हैं ओरल पिल्स, यानी कि ओरली मतलब थ्रू माउथ इन पिल्स को लिया जा सकता है और इन पिल्स में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो या तो एग को ओवरी से रिलीज नहीं होने देते या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि क्योंकि अलग से हार्मोन्स लिए जा रहे हैं तो बॉडी का जो नेचुरल हार्मोन बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। थर्ड मेथड पे आ जाते हैं विच इज IUCD। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूट्रीन यानी यूट्रस के अंदर इसे लगाया जाता है। इसमें आता है कॉपर टी, जो कि कॉपर से बना होता है और टी शेप का होता है, इसलिए इसका नाम है कॉपर टी। इसका भी एक डिसएडवांटेज होता है दैट इट कैन कॉज इरिटेशन इन द यूट्रस। लास्ट मेथड इज सर्जिकल मेथड, यानी सर्जरी करी जाती है और ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। मेल के केस में वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं वैसेक्टमी और इससे क्या होता है, स्पर्म्स ट्रांसफर नहीं होंगे। फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है और उससे क्या होगा, एग यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर? लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है। वैसे तो ये मेथड्स काफी सेफ हैं, लेकिन अगर सर्जरी के प्रोसेस के टाइम प्रिकॉशन ना रखे जाएं, यानी मान लीजिए अनहाइजीनिक कंडीशंस में सर्जरी परफॉर्म कर दी, तो ऐसे केस में इन्फेक्शंस का खतरा होता है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ अ वुमन इज यूजिंग कॉपर टी, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम STD? व्हाट विल बी द आंसर? नो। देखिए, ये याद रखिए कि जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें से केवल बैरियर यानी कॉन्डम इज द ओनली मेथड विच कैन प्रिवेंट STD।